हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जो हम लोग का सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोग बात किए थे होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टार्ट हम लोगों ने किया था। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था। इंजेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। फिर हम लोगों ने इंजेशन स्टार्ट किया था और इंजेशन स्टार्ट करके हम लोगों ने माउथ के बारे में पढ़ा था, टीथ के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने टंग के बारे में भी उस लेक्चर में हमने बात किया था। और सलाइवा के बारे में भी हम लोग बात कर लिए थे। सलाइवा के बारे में बात कर लिए थे। सलाइवा के अंदर जो इंजाइम है उसके बारे में बात किए थे कि सलाइवरी अमाइलेज जिसको टायलिन बोलते हैं। आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो लेक्चर है डाइजेशन के बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा किस लिए? डाइजेशन। अब ये डाइजेशन क्या है? अब जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। जो हम लोग रोटी चावल जो भी खा रहे हैं वो सब कैसा फूड है? कॉम्प्लेक्स फूड है। और वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो हमारे हर एक सेल में नहीं जा सकता है ना। हमारे बॉडी में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो डायरेक्ट हर सेल में जाए और काम करे। हमारे बॉडी में ये व्यवस्था है कि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, कॉम्प्लेक्स फूड है। जब वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब एब्जॉर्ब करने का मतलब कि वो हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड से वो पूरे बॉडी के सेल्स में चला जाता है तो एनर्जी मिल जाता है ना, बॉडी का ग्रोथ हो जाता है। मगर ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनने को ही हम क्या कह रहे हैं? डाइजेशन बोल रहे हैं। तो डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म या सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? खूब आसान से समझेंगे और इजी डेफिनेशन रखेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज जो होगा वो बिल्कुल आसान रखेंगे। तो क्या है डाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of complex food into simple absorbable form। ठीक है, उसके बाद क्या है? अभी जो डाइजेशन है हमारे बॉडी का वो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेशन इन माउथ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि माउथ में भी डाइजेशन होता है। तो हाँ, हमारे बॉडी का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे माउथ से स्टार्ट हो रहा है? तो जो फूड हम खा रहे हैं, है ना, जो हम फूड, यहाँ बताता हूँ, जो हम फूड खा रहे हैं उस फूड में हमें 3 चीज़ों का डाइजेशन सीखना है। एक हमको सीखना है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एक हम लोग को सीखना है प्रोटीन का डाइजेशन और एक हम लोग को सीखना है फैट का डाइजेशन। हम लोग को 3 चीज का डाइजेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन और एक और क्या है? फैट। इन 3 चीजों का डाइजेशन हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो फूड हम खाएं, माउथ के अंदर जो खाए, तो वो उस पर टंग वर्क करेगा, टूथ वर्क करेगा। टूथ जो है उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करेगा, टंग जो है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करेगा और सलाइवा के साथ मिक्स करके वो एक फूड का पेस्ट बनाएगा, है ना। फूड का क्या करेगा? एक पेस्ट बनाएगा। उसको हम बोलते हैं बोलस। उसको हम क्या बोल रहे हैं? बोलस। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल ये रहा हूँ कि फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। क्लियर है? वो फूड जिसमें सलाइवा मिक्स हो गया है उसे हम क्या कह रहे हैं? बोलस कह रहे हैं। क्लियर है? वो फूड जिसमें सलाइवा मिक्स हो गया उसे हम क्या कह रहे हैं? बोलस कह रहे हैं। और हमारे माउथ का जो मीडियम है ना डाइजेशन का, वो बेसिक होता है। मतलब हमारे माउथ में बेसिक मीडियम में डाइजेशन होता है, अल्कलाइन मीडियम में डाइजेशन होता है। तो हम एक बात यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि डाइजेशन इन आवर माउथ takes place in बेसिक मीडियम। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि आखिर डाइजेशन हमारे माउथ में होगा क्या। तो हमारे माउथ में जो डाइजेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होगा। सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा। तो जो फूड हम खाएंगे उस फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होगा
उसका कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ परसेंट अप्रोक्स 30% पे वर्क करता है एंजाइम जो हमारा था, क्या था, टायलिन। क्या हमारा एंजाइम था, क्या हमारा एंजाइम था टायलिन, जिसका दूसरा नाम हम लोगों ने यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, टायलिन। टायलिन का हम लोगों ने दूसरा नाम क्या लिखा था, सलेवरी एमाइलेज। समझ रहे हैं आप बात को समझेंगे आसान तरीके से। कार्बोहाइड्रेट पे वर्क किया टायलिन, और इस कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल फूड, और हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या था, हमारा कार्बोहाइड्रेट जो था वो था कॉम्प्लेक्स फूड। तो सिर्फ यही है डाइजेशन इन माउथ, और फूड के किसी भी कंपोनेंट का यहाँ डाइजेशन नहीं होगा। माउथ में डाइजेशन किसका होगा, माउथ में डाइजेशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होगा, वो भी 30% का होगा, मतलब इसका 30% डाइजेस्ट कर जाएगा, और ये सब अभी बाकी रहेंगे, इसका भी 70% जो वो बाकी रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले बात कर किया कि डाइजेशन क्या है। तो बात हुआ ये कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है। फिर हम लोगों ने बात किया कि हम लोग को डाइजेशन जो है वो 3 चीज़ों का पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट का पढ़ना है, प्रोटीन का पढ़ना है, और फैट का पढ़ना है। फिर क्या हम लोगों ने बात किया कि जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो उस फूड को हम क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। फिर हम लोगों ने ये बात किया कि डाइजेशन जो होगा हमारे माउथ में वो किस मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा, एल्केलाइन मीडियम में होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि माउथ में डाइजेशन किस चीज़ का है, तो कार्बोहाइड्रेट का 30% को टायलिन, जिसको हम लोग सलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो ग्लूकोज होगा वो बचा हुआ जो फूड है उसी के साथ मिक्स रहेगा, अभी ये ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट्री कनाल। क्या पढ़ना है हम लोग को, एलिमेंट्री कनाल। तो ये माउथ से ही स्टार्ट है, एलिमेंट्री कनाल। अब जरा हम समझे कि एलिमेंट्री कनाल क्या है। तो हम, ठीक है, तो हम लोग क्या बात करते हैं, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या है, एलिमेंट्री कनाल समझते हैं इसको। आइए देखिए, माउथ से लेके एनस तक, ध्यान से सुनेंगे, माउथ से लेके एनस तक, खाना खाने, जहाँ से खाना खाना स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकलने तक एक ट्यूब है, एक क्या है, पाइप है। वही पाइप कहीं पे माउथ है, वही पाइप कहीं पे इसोफेगस है, वही पाइप कहीं पे स्टमक है, वही पाइप कहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसी पाइप से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बना है, उसी पाइप से हमारा रेक्टम बना है, और उसी पाइप से हमारा एनस बना है। मतलब क्या, मतलब ये कि माउथ से लेके एनस तक एक ऐसा पाइप फैला हुआ है जिसमें कि फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, और उसी पाइप को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। समझ में आया, फिर से समझिए, माउथ से लेके एनस तक एक ट्यूब है जिसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलता हूं कि अ ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस, अ ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। वो ट्यूब जो माउथ से एनस तक फैला हुआ है जिसमें कि फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। क्लियर है। अब एलिमेंट्री कनाल का जो लेंथ होता है वो टोटल 9 मीटर होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट्री कनाल, अ ट्यूब मस्कुलर ट्यूब, आप चाहे तो इसमें मस्कुलर ट्यूब भी लगा सकते हैं, अ ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ till anus in which digestion and absorption of food takes place is called
एलिमेंट्री कनाल। क्लियर है? वो ट्यूब जो माउथ से एनक्स तक एक्सटेंडेड है, जिसमें फूड का डाइजेशन और फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्री कनाल कह रहे हैं। और इसका लेंथ है, इट्स लेंथ इज 9 मीटर लॉन्ग। का लेंथ कैसा है? 9 मीटर है। अब सवाल ये आता है कि एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स कौन कौन होंगे? तो आप देखें पार्ट्स कौन कौन होंगे। यहां से एक और स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, और ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है? ये पूरा मतलब ऊपर का पोर्शन माउथ, उसके बाद का पोर्शन इसोफेगस, उसके बाद का पोर्शन स्टमक। ठीक है? अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पोर्शन रेक्टम, और सबसे नीचे का जो पोर्शन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर में करके लिख देता हूँ एनस। बस इतना ही, यही बस है इसके पार्ट्स। तो पार्ट्स कौन कौन होंगे? इसके पार्ट्स कौन कौन होंगे? माउथ है ना, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। वन बाय वन सबको हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, खूब आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है? घबराने की बात नहीं है। तो ये सीक्वेंस भी है, आप समझिए सीक्वेंस भी है। सबसे पहले खाना माउथ में आता है, फिर इसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसको रेक्टम में जाता है, उसका एनस से बॉडी से बाहर निकल जाता है। और यहाँ से यहाँ तक आने में, माउथ में आ जाने से एनस से निकलने तक में फूड जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जब एनस से निकलता है वो वेस्ट मटेरियल निकलता है, हमारे काम का नहीं बचता है। ठीक है? तो एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स क्या है? अब यहाँ पे कुछ सवाल आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछा जाएगा क्या यहाँ पे जो लिवर मौजूद है क्या वो पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का? तो नहीं है। एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट्री कनाल का डेफिनेशन क्या है? जिसमें डाइजेशन हो और जिसमें एब्जॉर्प्शन हो, किसका? फूड का। तो क्या लिवर में डाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। फूड का क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है? फूड का नहीं हो रहा है। किडनी के बारे में पूछा जाए, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारा एलिमेंट्री कनाल के बारे में। एलिमेंट्री कनाल हम लोग जान लिए, हम लोग माउथ के अंदर डाइजेशन को भी जान लिए। अब क्या होगा कि जब माउथ में डाइजेशन हो जाएगा तब जो फूड है ना, यहां से होते हुए इसमें आने की कोशिश करेगा स्टमक, जो कि हमारा है लेफ्ट साइड में। किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। हर इंसान का स्टमक किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। और ये जो लीवर है वो कौन सा साइड है? ये है राइट साइड। तो लीवर कौन से साइड में है? राइट साइड में है। ये बात जरूर याद रखना है कि हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन किस साइड में है। हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें डाइजेशन होता है, ये तो जानना जरूरी है ना कि कौन से साइड में रहेगा। तो ये लेफ्ट साइड में। अब इस इसोफेगस को हम लोग एक और नाम देते हैं फूड पाइप। एक और नाम क्या दे देते हैं? फूड पाइप। याद रख लेंगे, इसोफेगस को ही हम क्या कह रहे हैं? फूड पाइप। क्यों फूड पाइप? इस पाइप में फूड कैरी हो रहा है, इसीलिए इसको फूड पाइप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात समझिए। तो यहाँ तक तो बात हो गई फूड पाइप की। अब क्या है कि ये जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप में कुछ इस तरीके से वेव लाइक मूवमेंट होते रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट? फूड पाइप में वेव लाइक, मैं यहां लिख दे रहा हूं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट? द wave like movement
वेव लाइक मूवमेंट in the food pipe due to which food moves downward is called पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? इस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। बेसिकली ये जो पेरिस्टाल्सिस सिर्फ इसमें नहीं होता, पूरे में होता है, बट प्रोमिनेंट यहाँ पे होता है, ज़्यादा फूड पाइप में होता है। ठीक है, तो एक बार समराइज कर ले, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने बात किया कि एक ट्यूब है जो एक्सटेंड करता है माउथ से एनस तक, जिसमें फूड का डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है। सीधी बात। हाँ, उसके बाद लेंथ कितना है इसका? 9 मीटर। सीक्वेंस क्या हो गया? सबसे पहले फूड माउथ में जाएगा, उसके बाद इसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, रेक्टम में जाएगा और एनस से बाहर, बॉडी से बाहर। फिर हम लोगों ने बात किया कि ये रहा आपका एक एलिमेंट्री कनाल, यहाँ से यहाँ तक पूरा एलिमेंट्री कनाल हो गया। इसमें स्टमक है जो कि लेफ्ट साइड में है, आपका याद रखना है। और फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या बात किया? वेव लाइक मूवमेंट फूड पाइप में, जिसके वजह से फूड नीचे मूव करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए। अब देखिए क्या है कहानी। अब ऐसा है कि ये जो फूड आने वाला है स्टमक में, यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें आने वाला है स्टमक में, तो क्या है ना कि अब हम लोग को बात करना है डाइजेशन इन स्टमक। किसके बारे में बात करेंगे? डाइजेशन इन स्टमक। तो देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो क्या है ना कि ये जो इसके जो वॉल है, ये जो स्टमक के वॉल है, ठीक है, इस पे ना कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम होता है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना, ठीक है, एंजाइम को सिक्रीट करना। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या कि वॉल ऑफ स्टमक contains gastric glands which secretes है ना एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। अब जरा यहाँ पे समझे बात क्या। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो बेसिकली 3 प्रकार के हैं इस स्टमक के वॉल पे। एक का नाम है पेप्टिक सेल। क्या नाम है? पेप्टिक सेल। एक का नाम है गॉबलेट सेल और एक का नाम है ऑक्जेंटिक सेल। क्लियर है? अभी जो पेप्टिक सेल है इसका काम है पेप्सिन को सिक्रीट करना। गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस सिक्रीट करना और ऑक्जेंटिक सेल का काम है HCl सिक्रीट करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करना। अब काम क्या है इन सब में से? किसका क्या काम है? तो पेप्सिन का काम है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। जो आपके फूड में प्रोटीन मौजूद है उसको कौन पचाएगा? पेप्सिन। याद रखेंगे, इसके लास्ट में भी आईएन है, इसके लास्ट में भी आईएन है। एक बात और बता देता हूँ, इस चैप्टर के लिए सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा कि जिसके भी अंत में आईएन है वो प्रोटीन पचाएगा, अगर वो एंजाइम है तो। पेप्सिन क्या है? एंजाइम ही है। तो एक बात हो, यानी कि गॉबलेट सेल से म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या है? तो म्यूकस जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि स्टमक के वॉल को घेर के रखता है। क्यों? ये जो HCl है ये इस स्टमक के वॉल को कोरोड कर सकता है जब रिलीज होगा तो डाइजेशन के लिए, है ना। तो ऐसा ना हो इसीलिए क्या है? म्यूकस है। म्यूकस क्या करेगा?
म्यूकस जो है वो जो स्टमक का जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। एक लाइन में बस याद रख लेंगे म्यूकस के बारे में, क्या याद रख लेंगे कि इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। क्या करेगा? ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा स्टमक का। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे HCl लिखा है, तो HCl क्या करेगा? यहाँ लिखते हैं फंक्शंस ऑफ HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहा है वो क्या करेगा? सबसे पहला काम तो वो ये करेगा, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन। ये पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, एक्टिव बनाएगा ताकि वो अपना काम कर सके। दूसरा क्या काम करेगा? इट मेक्स द मीडियम एसिडिक इनसाइड स्टमक। ये स्टमक के अंदर के मीडियम को कैसा बनाएगा? एसिडिक बनाएगा, क्योंकि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। तीसरा, इट किल्स द जर्म्स entering our digestive tract along with food। मतलब जो फूड हम खा रहे हैं उसके साथ जो जर्म्स बॉडी में इंटर करेगा उसको भी ये क्या करेगा? मारने का काम करेगा। ठीक है, तो ये HCl का काम ये हो जाएगा। पहला काम क्या करेगा? पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? मीडियम को एसिडिक बनाएगा। तीसरा काम क्या करेगा? जर्म्स को मारेगा। फोर्थ काम क्या करेगा कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ जो जर्म्स इंटर करेगा उसको ये मारने का काम करेगा। उसके बाद क्या है? अभी आपको बताया था कि जो माउथ में जो फूड है उसको हम कहते थे बोलस। जब वो बोलस वाला फूड स्टमक में आएगा, ऐसे होते हुए जब ये स्टमक में आएगा तो सबसे पहले कि उसकी जो एल्कलाइन जो बिहेवियर है वो खत्म हो जाएगा, बेसिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा और उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और जब उसके साथ ये सब एंजाइम वगैरह मिल जाएंगे, पेप्सिन वगैरह मिल जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं काइम। तो हम क्या बोल रहे हैं? फूड इनसाइड आवर स्टमक इज कॉल्ड काइम। इसी क्या कहेंगे हम लोग? काइम कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से समझेंगे। माउथ में फूड को क्या कहते थे? बोलस कहते थे। और स्टमक में फूड को क्या कह रहे हैं? काइम कह रहे हैं। याद रखने की बात है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि एसोसिएशंस कैसे कैसे चीजें हो रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है। अब इसमें क्या बच गया? हमारा डाइजेशन बच गया कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होगा। तो बस 2 मिनट का और है, ये अब हो जाएगा कि डाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बात कर ले, बस एक लाइन की और बात है। डाइजेशन इन स्टमक, है ना? क्या है? तो जो आपके प्रोटीन है फूड में अप्रोक्स 30% पे वर्क करेगा पेप्सिन और इसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड कौन सा फूड हो गया? सिंपल हो गया। और ये कौन सा फूड हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। बात खत्म हो गई। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया। ठीक है, एक बार रिकैप करा दूंगा लास्ट में। अब देखिए जरा उसके बाद क्या कहानी है। अब जब स्टमक खत्म हो जाएगा तो एक और स्ट्रक्चर चालू होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसके बाहर से ऐसे बना देता हूं। ठीक है, कब? जब स्टमक खत्म हो गया तब। ठीक है, और इस पूरे को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरे क्या कह रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके 3 पार्ट्स है, आप देख लीजिए। एक होता है डेयोडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो होता है 7 मीटर लॉन्ग। मतलब पूरा एलिमेंट्री कैनाल कितना था? 9 मीटर लॉन्ग था। उस 9 मीटर लॉन्ग में अकेले 7 मीटर लॉन्ग कौन है? 7 मीटर लॉन्ग कौन है?
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, समझिए बात। जैसे स्टमक खत्म हो, तो अब एक बात देखिए, ये जो स्टमक है यहाँ पे ना कुछ मसल्स लगे होते हैं, उनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मसल्स, वो क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल का काम क्या होता है यहाँ, ये इस बार पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था कि स्फिंक्टर मसल का क्या काम होता है। तो स्फिंक्टर मसल का काम होता है, इसमें का जो फूड है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे छोड़ना, फूड को धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ने का काम किसका है, वो स्फिंक्टर का है, ठीक है। इसमें का जो फूड है वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन उसको वो छोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, तो डिओडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद कितना हो गया, 7 मीटर लॉन्ग हो गया, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है ना कि इसमें जो डाइजेशन होना है, तो डाइजेशन क्या क्या डाइजेशन हो गया पहले ये समझिए। पहले तो 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया माउथ में, 30% जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया आपका स्टमक में। तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करेंगे तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि इट इज लॉन्ग इन herbivores because their food contains cellulose which requires more time in digestion। क्या कहने का मतलब है मेरा, कहने का मेरा ये मतलब है कि जो हर्बीवोर होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि उनको सेलुलोज पचाना होता है और सेलुलोज के डाइजेशन में समय ज़्यादा लगता है। तो अगर लेंथ ज़्यादा होगा, ज़्यादा देर तक फूड रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डाइजेशन जो है वो अच्छे से होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज शॉर्ट इन कार्निवोर्स because they ate flesh which can be easily digested। क्या हो गया कि कार्निवोर में छोटा है, क्यों, क्योंकि वो फ्लेश खाते हैं जिसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। परेशानी तो नहीं हो रही है समझने में, एकदम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खूब आसान सिलेबस है, खूब आसान तरीके से बताएंगे, पूरा कन्फ्यूजन नहीं करना है ना, एनसीईआरटी से पढ़ना है, बस इस बात का ध्यान रहे। तो ठीक है, यहाँ तक की तो बातें हो गई। अब क्या है कि यहाँ पे इसको मैं आप मिटाता हूँ, यहाँ पे लगा है क्या हमारा, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है लीवर, और लीवर में लगा होता है एक और ऑर्गन जिसको मैं कहता हूँ गॉल ब्लैडर। क्या कहता हूँ इसको मैं, गॉल ब्लैडर। और यहाँ पे एक और ऑर्गन लगा हुआ है जिसको मैं कहता हूँ पैनक्रियाज। क्या कह रहा हूँ, पैनक्रियाज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है और डाइजेशन होने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है, बल्कि वो बाहर से आता है। कहाँ से आता है, तो वो आता है पैनक्रियाज से, है ना, और गॉल ब्लैडर से। तो देखते हैं पहले पैनक्रियाज से क्या आएगा। तो पैनक्रियाज से आएगा, 2 मिनट देख, हाँ क्या बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं ना कि क्या है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से आता है पैनक्रिएटिक जूस। क्या आता है, कुछ इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को बात करनी नहीं है, हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस इतना बोल सकते हैं आप, इंटेस्टाइनल जूस जो सीक्रेट होता है। मगर मेन हमारा क्या है, पैनक्रिएटिक जूस। और हमारे पैनक्रिएटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं, नाम देख लीजिए। एक का नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। नाम में लिखा है क्या पचाएगा, प्रोटीन, पहले भी बोला था, आयरन लग गया तो प्रोटीन पचाएगा। एक का नाम है पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ठीक है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ये भी याद रखेंगे, कहीं भी एमाइलेज वर्ड लग जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता था, तो ये भी क्या डाइजेस्ट करेगा,
कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा, अभी देखेंगे हम लोग कैसे। और एक और है लाइपेज। तो सोचने की बात है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर रहा है, और हम लोग को 3 चीज का ही डाइजेशन पढ़ना था, तो ये क्या डाइजेस्ट करेगा, फैट डाइजेस्ट करेगा। चलिए क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए क्या, अब इस लीवर में क्या मौजूद था, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में होता है बाइल जूस, क्या मौजूद है। और बाइल जूस में 2 चीजें हैं, एक है बाइल पिगमेंट और एक है बाइल सॉल्ट। क्या क्या है, बाइल पिगमेंट और दूसरा क्या है, बाइल सॉल्ट। और बाइल जूस क्या है, कोई पूछ दे आपसे बाइल जूस क्या है, कोई नहीं पूछेगा, हालांकि ये सब बोर्ड के अलावा बुक ही पूछता है ये सब सिर्फ एग्जाम में। बाइल जूस क्या है, तो इट इज अ येलोविश कलर्ड, है ना, सब्सटेंस, जूस लिख लेते हैं, formed by liver and it is stored in where it's stored, gall bladder. ओके, इजी। क्या है, येलोविश कलर्ड जूस है जो बनता है लिवर में, और ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत। अब मैं इसका काम बस बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार लास्ट में रिकैप करूंगा इसका, ठीक है ना। अब ये जो हमारा बाइल पिगमेंट है ना, बाइल पिगमेंट, बहुत ज्यादा बात नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखना, पिगमेंट का मतलब ही क्या होता है, कलर। तो बाइल पिगमेंट का काम क्या है, तो इट इम्पार्ट्स माने देता है, प्रोवाइड, आप प्रोवाइड लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पा जाएगा, आप प्रोवाइड लिख लीजिएगा। इट इम्पार्ट्स येलो कलर टू आवर वेस्ट मटेरियल। हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, फीकल मैटर बनते हैं, उससे येलो कलर कौन देगा, बाइल पिगमेंट देगा। कौन देगा, बाइल पिगमेंट देगा। अब बाइल सॉल्ट क्या करेगा, बाइल सॉल्ट क्या करेगा, बाइल सॉल्ट का काम अभी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे बाइल सॉल्ट क्या करने जा रहा है, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट का काम बताता हूँ, उससे पहले एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ, उसका फिर बोर्ड मिटा दिया जाएगा, है ना। क्या बात करना है, यहाँ पे चले आना है कि स्टमक में जब काम हो गया तो फूड जो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आना चालू करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग है, इसमें डिओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैक्सिमम डाइजेशन डिओडेनम में हो जाएगा, जेजुनम इलियम का काम बताएंगे अभी थोड़ी देर में, अभी बता ही देता हूँ। डिओडेनम में क्या है, मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो डिओडेनम में हो जाएगा। जेजुनम का काम क्या है, जेजुनम का काम है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को लेंथ को बढ़ाना, ताकि फूड ज्यादा देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहे और डाइजेशन जो है वो क्लियर हो। इलियम का काम स्पेशल बताएंगे। पहले यहाँ पे देखिए, पैनक्रियाज से क्या बन रहा है, पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस में क्या है, ट्रिप्सिन है, पैनक्रेटिक जूस है और लाइपेज है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन पचा रहा है। पैनक्रेटिक एमाइलेज क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट पचाएगा। लाइपेज क्या करेगा, फैट को पचा देगा। गॉल ब्लैडर में क्या है, बाइल जूस है। बाइल जूस में क्या है, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट है। फिर अभी बाइल जूस क्या है, येलोविश कलर्ड जूस है जो कि लिवर के द्वारा बनाया जाता है। स्टोर कहाँ पे होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर क्या है, तो एक मस्कुलर बैग है। अब बाइल पिगमेंट का काम क्या हो गया, तो ये येलो कलर इंपार्ट करता है हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को। अब मैं आपको बाइल सॉल्ट का काम बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बाइल सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाइल सॉल्ट का काम क्या है ना, जो फैट हमारे बॉडी में जा रहा है फूड के थ्रू, वो फैट जो है हमारे बॉडी में लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। लार्ज ग्लोब्यूल्स को आप ऐसे समझ लीजिए, लार्ज पार्ट, बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े पीस। अब उस बड़े बड़े पीस पे बाइल फैट को पचाने वाला जो एंजाइम है वो वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो अच्छे से वर्क करे, लाइपेज जो है उस पर वर्क कर पाए, इसके लिए तो बाइल सॉल्ट का काम कर रहे हैं। तो बाइल सॉल्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं ना कि जो फैट हमारे बॉडी में आ रहा है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, और उस पर लाइपेज वर्क कर सके इसके लिए उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट होना होता है, और वो कौन करेगा, बाइल सॉल्ट करेगा। और बड़े बड़े फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, बाइल सॉल्ट करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि इट इमल्सिफाइज
it emulsifies fat, सॉरी emulsifies fat। तो यहाँ पे हमको एक टर्म समझ लेना है, emulsification of fat। क्या सीख लेना है? emulsification of fat। क्या है emulsification of fat? the process of conversion of large fat globules into smaller pieces, या globules लिख लेते हैं, into smaller globules is called emulsification of fat। इसी को हम क्या कह रहे हैं? emulsification of fat कह रहे हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ emulsification of fat, कि emulsification of fat का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप समझ लीजिए क्या इंपॉर्टेंस है। emulsification of fat नहीं होगा तो डाइजेशन ऑफ फैट नहीं हो पाएगा, इसीलिए emulsification जो है वो जरूरी है। वो कौन कर रहा है? बाइल सॉल्ट। अब जरा हम लोग डाइजेशन देख लें फटाफट। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहली बात कि जो कार्बोहाइड्रेट है और उस कार्बोहाइड्रेट का जो 70% यहाँ पे लिख देता हूँ बचा है, उस पर कौन वर्क करेगा? शॉर्ट में लिखूँ, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। और किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कर लेगा। 100% कंप्लीट डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट प्रोटीन पे वर्क कौन करेगा? ट्रिप्सिन। बचा हुआ 70% था ना, उसको कन्वर्ट किस में कर देगा? अमीनो एसिड में। फिर क्या था हमारा? फैट पे सबसे पहले वर्क कौन करेगा? बाइल सॉल्ट जब इस पे वर्क करेगा तो ये क्या हो जाएगा? इमल्सिफाइड हो जाएगा, इमल्सिफाइड फैट। तब इस पे कौन वर्क करेगा? लाइपेज। और 100% डाइजेस्ट कर जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। हेयर इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, तो देख लेंगे फिर से। कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको पैनक्रिएटिक एमाइलेज करा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। प्रोटीन पे ट्रिप्सिन वर्क किया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फैट को पहले इमल्सिफिकेशन किया गया, फिर लाइपेज वर्क करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से पूरा डाइजेशन तो हो गया, बट क्या डाइजेशन हो गया? एनर्जी मिल जाएगी हमारे बॉडी को? नहीं मिलेगी। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि डाइजेशन से एनर्जी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो मिलेगा तब जब रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन कब होगा? जब ये ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स में जाएगा, तभी तो। और ये ग्लूकोज सेल्स में कब जाएगा? जब वो ब्लड में जाएगा। ब्लड में कब जाएगा? जब वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। और एब्जॉर्ब कहाँ होगा? तो एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, जो कि आपका था इलियम। ड्यूडेनम में डाइजेशन हुआ, उसके बाद वो जेजुनम था, उसे कोई लेंथ को बढ़ाने के लिए। और लास्ट पार्ट जो है, जो सबसे लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं इलियम। ठीक है, इसमें क्या है कि मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरीके से मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे लगे हुए, और इसके नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल्स, और इस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ये प्लूरल है, और इसका सिंगुलर क्या होता है? विलस। ये कहाँ पे मौजूद है? ये इलियम में मौजूद है। जो इलियम का वाल है उसमें ये विलस मौजूद है। ये क्या करता है? तो मैं लिख रहा हूँ क्या, हाँ, क्या बोल रहे थे? इलियम के बारे में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट कंटेन्स millions of finger like projections which absorb nutrients from the
डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब कि जब सारा डाइजेशन हो गया, ये और ये जब डेओडेनम से होके जेजुनम में जाएगा, जेजुनम से जब इलियम में जाएगा, तो इलियम ये फिंगर लगा हुआ है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और ये क्या करेगा, उसको सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा और वेस्ट मटेरियल जो वो पास कर जाएगा, वेस्ट मटेरियल इलियम से आगे पास कर जाएगा, और जो भी न्यूट्रिएंट्स बने हैं, जो कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और फैटी एसिड है, वो एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। कहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले जाएगा? इलियम में। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है क्या, कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड, या हाउ इलियम इज डिजाइंड फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। इलियम जो है या स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से डिजाइंड है कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो कैसे डिजाइंड है? तो इस तरीके से डिजाइंड है कि लिखेंगे इसका जवाब ये कि इलियम कंटेन्स मिलियंस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अगर ऐसे स्ट्रक्चर से तो इसमें न्यूट्रिएंट क्या करेंगे? ट्रैप होंगे ना। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने की वजह से न्यूट्रिएंट क्या होता है? ट्रैप होता है, और इसमें से फटाफट इसमें से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो ये इसका क्या हो जाता है? ये इसका बेनिफिट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को, इलियम में से न्यूट्रिएंट को ब्लड में चले जाने को ही हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ entering of the nutrients from the small intestine into the blood vessels। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो न्यूट्रिएंट है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है? ब्लड वेसल्स में चला जाता है। एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन ये हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड वेसल्स। इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। अभी तक के कहानी में क्या हुआ कि सारे फूड का डाइजेशन हो गया, सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो गया, बचा क्या? बचा अब वेस्ट मटेरियल। अब उसका क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या होना है। अब क्या बात करेंगे हम लोग? लार्ज इंटेस्टाइन। नाम लार्ज इंटेस्टाइन है इसका, बट बड़ा है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है, बट फिर भी इसको लार्ज कहते हैं, उसको स्मॉल कहते हैं। इसके पीछे का वजह क्या है? ये जो नाम रखा गया है ना, वो लेंथ के बेसिस पे नहीं रखा गया, बल्कि डायमीटर के बेसिस पे रखा गया है, मतलब पाइप का मोटाई के बेसिस पे रखा गया। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पाइप है वो मोटा ज़्यादा है, इसीलिए। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे आप, ऐसे 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 ऐसे, फिर और ये ऐसे ऐसे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटर करता है इलियम, और जहां पे इलियम इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। और यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है उसको हम कहते हैं इलियो सीकम जंक्शन। क्या बोलते हैं? इलियो सीकम जंक्शन, मतलब वो जंक्शन जहां पे इलियम जो है वो सीकम से जुड़ता है। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको हम कहते हैं, पूरा नाम लिख लेता हूं, इसको हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। आप शॉर्ट में याद क्या रख सकते हैं? अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स कौन से साइड में है? राइट साइड में है। और ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है। ठीक है, अपेंडिक्स कौन से साइड में है? राइट साइड में है। ठीक। अब जब इसमें से वेस्ट मटेरियल इसमें आएगा ना, तो उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे पानी भी होते हैं, वाटर होते हैं, तो वो अब फूड जो है इधर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे मूव करना चालू करेगा। क्योंकि इसमें फूड ऊपर की तरफ मूव करता है, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन इस पार्ट को हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलोन, शॉर्ट में एसी लिख लेते हैं। अब इसमें जो फूड वेस्ट मटेरियल जो ऐसे मूव करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, ट्रांसवर्स कोलोन। क्या रखा गया है? ट्रांसवर्स कोलोन। असेंडिंग मीन्स बढ़ना, ऊपर की तरफ असेंड करना, चढ़ना। तो वेस्ट में ऊपर चढ़ता है, इसलिए क्या नाम कहते हैं? असेंडिंग कोलोन। जब ऐसे जा रहा है तो क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे की तरफ होगा वेस्ट मटेरियल, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। इसका मतलब कोलोन कितने हो गए? 3 हो गए। असेंडिंग कोलोन हो गए,
ट्रांसवर्स कोलन हो गए और क्या होंगे, डिसेंडिंग कोलन। तो जब यहाँ से ऐसे मूव करते हुए वेस्ट मटेरियल जाएगा ना, तो उसमें से एक्सेस जो वाटर होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ यही काम है यहाँ पे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर फ्रॉम द fecal matter और यू कैन से वेस्ट मटेरियल। जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसमें से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना का काम किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। और ये क्या है, रेक्टम। ये क्या है, रेक्टम। वो मस्कुलर बैग है जिसमें वेस्ट मटेरियल आके कलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद क्या है कि वो इस होल से बाहर निकलेगा जिसको हम कहते हैं एनस। और यहाँ पे कुछ एक और भी मसल्स लगे हैं जिनको हम बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर क्या होता है, इसको हम लोग एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर का काम यहाँ हम लोग लिखेंगे। एनल स्फिंक्टर का काम क्या है, इट regulates the exit of fecal matter from the anus। एनस का भी काम लिखेंगे। एनस क्या है, इट इज ओपनिंग थ्रू विच fecal matter passes out। रेक्टम का भी काम लिखेंगे। रेक्टम क्या है, इट इज मस्कुलर बैग in which fecal matter is temporarily stored। जिसमें रेक्टम क्या है, मस्कुलर बैग है जिसमें वेस्ट मटेरियल वो टेम्पररी कुछ समय तक स्टोर होता है और फिर वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कोलन का काम पूछेगा तो आपको क्या बोल देना है, ये ओवरऑल जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ही करना है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। ओल्ड एज में जब ह्यूमन बींग्स जो है वो सेलुलोज वाले फूड ज़्यादा खाया करते थे तो उसे डाइजेस्ट करने का काम अपेंडिक्स का होता था। अभी ये हमारे बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। वेस्टिजियल ऑर्गन ये बन चुका है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन होता है जो ओल्ड पहले हमारे बॉडी में फंक्शनल था और अभी नॉन फंक्शनल है, इसका हमारे बॉडी में कोई इस्तेमाल नहीं है। तो बड़े बड़े देशों में बच्चा जब जन्म लेता है उसी वक्त इसको कट करके निकलवा भी दिया जाता है एक सर्जरी से, जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, है ना। क्यों निकलवा दिया था, क्योंकि बाद में इसमें अगर फूड मैटर आके फंसता है तो ये स्वेल करता इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, इसीलिए उसको सर्जरी से बाहर ही निकलवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी बातें हो गई लार्ज इंटेस्टाइन की। अब एक टर्म यहाँ हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को हम बाहर करते हैं ये भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को तो क्या है कि वेस्ट मटेरियल को जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे हम बोलते हैं डिफिकेशन। मैं इसमें बता दूं, डिफिकेशन क्या बता रहा हूं, डिफिकेशन, या इसी को क्या बोलते हैं, इजेशन। इजेस्ट का मतलब टू थ्रो आउटसाइड या टू रिमूव आउटसाइड। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ fecal matter from our body is called ejection। क्लियर है, ejection is also called defecation। आप दोनों टर्म को याद रखेंगे। एक बार रिकैप कर लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कि ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है फीकल मैटर से। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या बात किया, ये लार्ज इंटेस्टाइन का आपका पार्ट्स हो गया जिसमें क्या क्या है, एक है असेंडिंग कोलोन जिसमें फूड ऊपर की तरफ मूव करता है, एक है ट्रांसवर्स कोलोन, एक है डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद क्या है, रेक्टम है, उसके बाद क्या है, एनस है, और एनस के पास क्या लगा है, एनल स्फिंक्टर लगा है। एनल स्फिंक्टर क्या है,
वो रेगुलेट करता है कि फीकल मैटर जो है वो एनस से बाहर निकले, है ना। एनस क्या है, एनस वो ओपनिंग है जिससे कि फीकल मैटर बॉडी से बाहर निकलता है। रेक्टम वो मस्कुलर बैग है जिसमें फीकल मैटर जो वो टेम्परली स्टोर्ड हो जाता है। और बॉडी से फीकल मैटर को बाहर करने को हम डिफिकेशन या इजेशन कहते हैं। लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ये आज के लेक्चर तक में कंप्लीट डाइजेशन खत्म हो गया। कंप्लीट डाइजेशन के रिजल्ट में क्या हुआ कि अभी तक जो हम लोगों ने क्लास किया उसके बेसिस पे अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ब्लड में पहुंच गया है, सेल में चला जाएगा, एनर्जी मिलेगा। अगले क्लास में हम लोग बेसिकली रेस्पिरेशन करेंगे। हम लोग अभी खाना खाए, उसका डाइजेशन किए, डाइजेशन करके उसमें से जो न्यूट्रिएंट मिले उसका इस्तेमाल अब करेंगे हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन में। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो सेशन जो है वो हमारा रेस्पिरेशन पे होगा। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाइजेशन इन माउथ। हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हमारे माउथ में डाइजेशन जो है वो किसका है, कार्बोहाइड्रेट का 30% का डाइजेशन है। कौन करता है, पैनक्रेटिक एमाइलेज, जो कहाँ से आता है, सलाइवा में मौजूद है। फिर हम लोगों ने बात किया, उसके बाद हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात किया कि माउथ से एनस तक एक ट्यूब एक्सटेंडेड है जिसमें फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फिर हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, है ना। फिर उसके बाद हम बात की ये कि माउथ से फूड जो है इसोफेगस से होते हुए कहा जाता है स्टमक में जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो मदद करते हैं डाइजेशन में। और स्टमक में डाइजेशन किस चीज़ का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का हो रहा है। उसके बाद वो जो फूड है आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको गार्ड करता है एक मस्कुलर स्फिंक्टर जो लगा होता है ना, लास्ट पार्ट ऑफ किसके, स्टमक का। फिर वो चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, डेओडेनम, जेजुनम, इलियम। डेओडेनम जो है वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा जो हमारा पार्ट था जेजुनम था, तीसरा पार्ट इलियम था। जेजुनम का काम क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ को बढ़ाना, है ना। इलियम का काम क्या है, इलियम का काम है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। क्यों, क्योंकि उसमें लगे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम विली कहते हैं। इतना सब हो जाने के बाद जो इलियम है वो अब पहुंचता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे फर्स्ट पार्ट में जिसको हम सीकम बोलते हैं। यहाँ से फूड ऊपर की तरफ मूव करता है जिसे हम असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। ऐसे फूड मूव करता है ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। उस बाद डिसेंडिंग कोलोन से होते हुए रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम से वो इनर स्फिंक्टर रेगुलेट कर देता है तो वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सारी बातें डाइजेशन तक की बातें हो गई। जब हम दोबारा क्लास करेंगे, हम जब दोबारा मिलेंगे तो हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सब इसको पूरे अच्छे से देख लेंगे। ओके, धन्यवाद।